नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीस एंड एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। शनिवार को दोस्तों हमने छुट्टी रखी थी, फिर रविवार को दोस्तों हम जानते हैं कि उस दिन भी हॉलीडे रहता है। और आज से दोस्तों हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले दोस्तों हम इंटीग्रल कैलकुलस करवा रहे थे, उसके बेहतरीन एमसीक्यू आपको करवाए गए। और अब दोस्तों हमारा फर्स्ट पेपर का चैप्टर नंबर 6 आ गया है, जो कि है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। सो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स एक स्पेशल चैप्टर है और जनरली ये छोटा चैप्टर है। और छोटे चैप्टर है तो आपको कम पढ़ना है, कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स आप दोस्तों ला सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। यहाँ से भी आपको तकरीबन 16 से 17 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले आपको उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे। देन उसके बाद कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में मदद करेंगे, यानी कि उनसे संबंधित प्रश्न आपके आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के सुपर एमसीक्यू। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। आज है चैप्टर नंबर 6। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि दोस्तों आपका उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है ये। और ये आपका उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा 2020 का मुख्य परीक्षा का दोस्तों प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है इफ ए बराबर है 1a01 और ए की पावर n आपको दोस्तों निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपने सिंपली ए की पावर n का मतलब वही है कि दोस्तों आपने सबसे पहले ए की पावर 1 निकालना है, फिर ए की पावर 2 निकालना होगा। तो उससे आपको दोस्तों क्या होगा, काफी हद तक जो पैटर्न है उसका आइडिया आ जाएगा। देन उसके बाद आपने दोस्तों ए की पावर n की वैल्यू को निकालना रहेगा। ठीक है, इस तरह का एक प्रश्न आपका आने की पूरी पूरी संभावना दोस्तों रहेगी। तो सिंपली क्या करिए, सबसे पहले आप ए गिवन है आपको, ए का मतलब हो गया 1 इंटू ए एंड 0 1। ओके, इसके बाद आपने निकालना है ए की पावर 2। ए की पावर 2 का अर्थ हो जाएगा आपने दोस्तों क्या करना है, ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ध्यान रखना है कि दोस्तों जब ए की पावर 2 हम निकालते हैं तो इसका मतलब वही है, दिस इज द इंटीग्रल पावर ऑफ ए एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, यानी कि जिसमें रो एंड कॉलम इक्वल होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपकी जैसे मान लेते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, एक तरह की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें कि रो एंड कॉलम इक्वल नहीं है, देन उस केस में आप ए की पावर 2 को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल नियम होते हैं। हर कोई मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है किसी भी ऑर्डर की। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होना चाहती है तो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम पहली मैट्रिक्स के दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, तभी जाके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाता है। और जब खासकर इंटीग्रल पावर की बात आती है तो उस केस में मैट्रिक्स के रो एंड कॉलम इक्वल होने चाहिए, तभी जाके हम दोस्तों उसकी पावर को निकाल सकते हैं। ठीक है, कभी कभार इस पर भी प्रश्न बन जाता है। तो यहाँ पर आप ए की पावर 2 निकाल रहे हैं तो ए इंटू ए हुआ। आप इसको कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2, यानी कि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, तो आप इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली रो पहला कॉलम ए 1 1 होता है, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई, ए का 0 से मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 इंटू ए इंटू ए यानी कि 2a, ऐसे 0 और 0 फिर ये 0 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ से फिर ये 0 और ये 1, तो यहाँ पर दोस्तों 1 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपका ये पैटर्न निकल के आ रहा है। ओके, तो 1 1 0 a, तो यहाँ पर देखा आपने कि a की पावर 2 करने पे दोस्तों ये आ गया। ठीक है, आपको यहाँ से काफी हद तक हिंट मिल जाएगी कि 1 1 यहाँ पर 2 आया है तो अगला 3 में 3 आना चाहिए, फिर 4 में 4 आएगा, और फाइनली जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, e की पावर n बराबर 1 1 na आना चाहिए। ओके, बट आप चाहो तो अपनी संतुष्टि के लिए a की पावर 3 भी निकाल सकते हो, विच इज नथिंग बट a 2 इंटू ए। आप इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं 1 2a 0 एंड 1, यहाँ पर आप इसकी वैल्यू रख दीजिए 1a 0 1। ओके, एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, देखिए यहाँ पर 1 और ये 0, ये पे 1 आ जाएगा। फिर 1 का a से मल्टीप्लाई हुआ, a हो गया 2a का 2a, यानी कि 2a प्लस a दैट इज 3a, ये आपका 0 हो जाएगा। और फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 यानी कि ये आपका 1 हो जाएगा। तो सिंपली इट
इज शोइंग दैट कि अगर आप a की पावर n करेंगे तो ये 1 प्लस एन ए, मतलब कि 1 एन ए 01 इस तरह की फॉर्म में रहने वाला है। ठीक है, सो आप इस तरह से इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, बट देखिए आया हुआ क्वेश्चन है और ये पूर्व परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अगेन बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए आपसे कह रहे हैं कि पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स ये पॉलिनोमियल है जिनकी डिग्री 1 है और a1 a2 a3 ये आपके तीन नंबर्स हैं। देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट आपको कैलकुलेट करनी है। देखिए है क्या है कि पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स ये आपके पॉलिनोमियल हैं जिनकी डिग्री 1 है और यहाँ पर a1 a2 a3 ये आपके तीन नंबर हैं जो कि मतलब कि कुछ भी नंबर हो सकते हैं। हम इस पे यहाँ पे वैल्यू रखेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है तो हम मान सकते हैं कि जैसे पी एक्स है, जैसे कि पी एक्स है उसको हम किसी पॉलिनोमियल की फॉर्म में मान सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, मैं इसको मान लेता हूँ ये कुछ ए 1x प्लस b1 रहा होगा इस तरह की फॉर्म में। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं qx की बात करूंगा, चलो a1 मत मान लो क्योंकि यहाँ पर a1 a2 a3 दिया हुआ है, तो इसको ax प्लस b मान लेते हैं। ठीक है, qx को मैं cx प्लस d मान लेता हूँ, इस तरह की फॉर्म में रहा होगा। ठीक है, rx को a b c d e f इस तरह की फॉर्म में दोस्तों ये रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आप साफ साफ देख रहे हैं ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है। तो आपको पता है कि भैया 1 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है वो इस तरह की फॉर्म में होता है। ठीक है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री टू एक्स प्लस वन टू एक्स माइनस वन इस तरह की फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो अब मेरा है पी ए वन, सो इट्स इज दैट कि पी ए वन विल बी ऑफ द फॉर्म ए वन प्लस बी, यहाँ पर आपने सिंपली रख देना है। ठीक है, ऐसे ही पी ए टू क्या रहा होगा, वो यहाँ पर एक्स की जगह पे ए टू रख देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको क्यू ए वन निकालना होगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी ए वन प्लस डी, यहाँ पर आपने ए वन रख देना है। ठीक है, ऐसे ही आर ए वन निकालना होगा तो इट विल बी ई ए वन प्लस एफ, इस तरह की फॉर्म में दोस्तों रहा होगा। ठीक, तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को यहाँ पर निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले डायरेक्टली इसमें पुटअप करते हैं और डिटरमिनेंट की फॉर्म देख लेते हैं कैसी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर से पी ए वन कितना हो जाएगा, तो सिर्फ बी ए वन प्लस बी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर पी ए टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ए टू प्लस बी, ये हो जाएगा ए थ्री प्लस बी। क्यू ए वन यानी कि सी ए वन प्लस डी, फिर हो जाएगा सी ए टू प्लस डी, ऐसे ही सी ए थ्री प्लस डी इस तरह की फॉर्म में आ गया। ऐसे इसकी बात करेंगे तो ई ए वन प्लस एफ, ई ए टू प्लस एफ और ई ए थ्री प्लस एफ इस तरह की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये चीज दिख रही है कि यहाँ पर बी है बी है बी है, डी 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 इस तरह से दोस्तों दिख रहा है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं दोस्तों, इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं। जब भी आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस में जो जनरली जो वैल्यू आती है डिटरमिनेंट की वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, देखिए डिटरमिनेंट क्या है, काइंड ऑफ एक तरह का एक्सप्रेशन, एक नंबर है। ठीक है, जो भी आपको इससे रिजल्ट मिलता है वो आपका क्या होता है, एक नंबर की फॉर्म में होता है, या बेसिकली आपके पास कोई भी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हो सकता है, जैसे कि साइन फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, या पॉलिनोमियल की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो होगा क्या कि इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है अगर आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं तो। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे। और एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो होते हैं वो ध्यान रखना है दोस्तों कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका यूज काफी होता है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इनको हमने बहुत अच्छे से करवाया भी है। आप मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स अगर चैप्टर देखेंगे तो वहां से वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन कॉलम है, तो मैं काम करता हूँ, देखिए मुझे बी से बी को काटना है, तो मैं यहाँ पर एक ऑपरेशन लगाता हूँ सी टू माइनस सी वन और एज वेल एज सी थ्री माइनस सी वन। ठीक है, मतलब कि C2 में से C1 को माइनस करूंगा, देन C3 में से भी C1 को
माइनस करूंगा तो देखिए मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा ये तो सेम रहेगा, C1 में तो कोई भी चेंजेस नहीं होने हैं, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने हैं, जिसमें चेंजेस होने हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा इसको आप सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ पर से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बिकम बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A A2 माइनस A A1, ओके। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा A A3 माइनस A A1, सिमिलरली CA2 माइनस CA1, CA3 माइनस CA1, ऐसे हो जाएगा EA2 माइनस EA1 एंड EA3 माइनस EA1, ठीक है। मतलब कि आपने क्या किया, C2 में से C1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस तरह से आपके पास यहाँ से रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ओके। तो अब इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से आप इसको लिखिए, ये हो जाएगा A A1 प्लस बी, हो जाएगा CA1 प्लस डी, हो जाएगा EA1 प्लस एफ। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, A, यहाँ पर से आ जाएगा A2 माइनस A1, यू कैन सी दैट। यहाँ पर से भी आप कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1, बिकॉज C कॉमन आएगा। ऐसे ही यहाँ पर से भी क्या आ जाएगा दोस्तों, A2 माइनस A1 कॉमन आ जाएगा, ओके। Now again you can see that if we take A as a common, so this will become A3 minus A1। यहाँ पर से दोस्तों क्या आ जाएगा, A3 minus A1, एंड यहाँ से भी दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, A3 minus A1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम डिटर्मिनेंट में पर्टिकुलर वैल्यू को किसी भी रो या कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर से क्या कॉमन लेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम कॉमन ले लेते हैं A2 minus A1 फ्रॉम कॉलम नंबर सेकंड, एंड कॉलम नंबर थर्ड में से हम A3 माइनस A1 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, A2 माइनस A1, एंड यहाँ से क्या कॉमन आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा A3 माइनस A1, ठीक है। तो हो जाएगा A A1 प्लस बी, CA1 प्लस डी, EA1 प्लस एफ। नाउ दिस विल बिकम ACE, और ये भी क्या है, ACE। अब यहाँ से दोस्तों हमको डिटरमिनेंट के रूल पता होने चाहिए। किसी भी डिटरमिनेंट में अगर कोई दो रो या कोई भी दो कॉलम, उसके सभी एलिमेंट अगर सेम है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू में से क्या होती है, जीरो होती है। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या फिर आप इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन भी लगा सकते थे, यहाँ पर से सिंपली आप लगा लेते C3 माइनस C2, तो फिर ये एक कॉलम के पूरे एलिमेंट जीरो हो जाते। और अगर किसी भी डिटरमिनेंट के किसी एक कॉलम या रो के सभी एलिमेंट जीरो है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। सो हेंस फाइनल आंसर विल बी जीरो। सो ए ऑप्शन विल बी राइट, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना था आपको, ये ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है, तो ये आपको अपने मन से एज्यूम करना पड़ेगा कि ये इस तरह की फॉर्म होगा, ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, ई एक्स प्लस एफ। और यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर PA1 यानी कि आपको वैल्यू रख देनी है, QA1, RA1, PA2, इन सब की वैल्यू को यहाँ पर रखा, एंड देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर से एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है। तो एक एलिमेंट्री ऑपरेशन में आपका काम हो जाएगा, ओके। और इस तरह से आप आंसर निकाल लेंगे, ठीक। तो जल्दी में आप इसके आंसर निकाल सकते हैं, कोई भी यहाँ पर समस्या नहीं है। सो ए ऑप्शन विल बी राइट, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कि बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से काफी अच्छे स्तर के लास्ट टाइम क्वेश्चन आए हैं। देखिए फिर भी लेकिन बच्चे काफी सारे इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए इस पेपर को, क्योंकि रीजन क्या है, रीजन यही है कि समय थोड़ा कम मिला। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, लेकिन साथ साथ जो टाइम मैनेजमेंट है उसको भी ध्यान में रखना होता है।
तो ऐसा ना हो कि ज़्यादा आप एक ही क्वेश्चंस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो पीछे से समय निकल जाए। बट इस समय पर आपके लिए एक चीज़ अच्छी हो गई है इस बार कि आपको 2 पेपर होंगे और 2 पेपर में आपको अच्छा समय मिल जाएगा, क्योंकि पिछली बार तो 200 क्वेश्चन 3 घंटे में करने होते थे, लेकिन इस बार आपके सामने 150 क्वेश्चन होंगे जिनको 3 घंटे मिलेंगे, तो आपके पास टाइम एक्स्ट्रा रहेगा, तो यहाँ पर आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल है इस बार मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए फिर से एक और क्वेश्चन है A-B, B-C, C-A, B-C, बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है? तो आप जानते हैं कि यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट में आप सिंपली क्या करिए R1 में सॉरी मतलब कॉलम नंबर 1 में आप कॉलम नंबर 2 और 3 को ऐड कर दीजिए, ठीक है? तो सीधे-सीधे आंसर आपका आ जाएगा। तो यू कैन सी दैट कि अगर मैं इसमें सीधे-सीधे अगर मैं कॉलम नंबर 1 में कॉलम नंबर 2 और 3 को ऐड करूँगा तो A-B, B-C, C-A यहाँ पर 0 आ जाएगा। ऐसे B-C, C-A, A-B 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बाकी फिर B-C, C-A इनको लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं है, देख के आप इसको कर लेंगे। ठीक है, तो ये पूरे 0 हैं, तो इसकी वैल्यू अपने पे क्या आ गई 0 आ गई सर। नन ऑफ दीज इज अ राइट आंसर, हेंस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3, ठीक है, सच दैट ये कह रहा है कि भैया मॉड ऑफ ए है 1 4, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इसका अर्थ, एंड बी की जो वैल्यू है वो है एडजॉइंट ऑफ ए, एंड सी की वैल्यू है 2a, देन आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी। नाउ दिस क्वेश्चन इज क्वाइट स्पेशल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कुछ क्वेश्चंस तो बहुत इजी हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन बड़े अच्छे स्तर के भी हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, सबसे पहले तो आपको कुछ रूल्स हैं दोस्तों ध्यान रखने पड़ेंगे, और वैसे हमने आपको सभी रूल्स अच्छे से करवाए हैं, नो डाउट अबाउट दैट। हमने एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट है वो छोड़ा नहीं है। क्लासेस में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कवर किया है, और अगर आप पेपर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने कहीं ना कहीं ये चीज़ पढ़ी है और ये चीज़ हमें करवाई गई है। बहुत ही रेयर होगा कि कुछ ऐसा आ जाए जो बाहर से आ जाए, बट उसके लिए भी कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि टेंशन उसको होगी जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। आपने तो फिर भी इतना सारा चीज़ें पढ़ी हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप वो छोड़ो और दूसरा करो, क्योंकि सारे क्वेश्चन नहीं करने वहाँ पर, है ना? तो अगर कुछ एक आध आ भी जाता है तो उसको लेके वरी नहीं रहना है, जो चीज़ें आती हैं उन पर फोकस करना है पहले, ठीक है? सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए कि जो चीज़ हमें आती है उसको करना है। एग्ज़ाम जब भी हम देते हैं, तो सबसे पहले हमारा फोकस ये होना चाहिए कि जो-जो हमें फटाफट से जो ईज़ी चीज़ें हैं जो हमें आती है वो पहले कर लें, फिर उसके बाद हम जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं उनकी ओर को जाएँ। रादर देन कि मैं वहाँ पर पहले ही जो क्वेश्चंस टफ है उनकी ओर को लग जाऊँ, देन पीछे के जितने भी सरल क्वेश्चन है वो छूट जाए। तो वो टाइम मैनेजमेंट आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है? और जो क्वेश्चन लगता है कि यार बहुत टाइम टेकिंग होगा, भले ही आता भी होगा, तो उसको छोड़ दो। उसको मत करो वहाँ पर, कभी भी नहीं करना होता है, उस क्वेश्चन को छोड़ दो। देन जो क्वेश्चन पहले लगता है ईज़िली सॉल्व हो जाएगा, उसको जल्दी करो। बराबर मार्क्स देने वाले हैं दोनों के दोनों। ऐसा नहीं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएँगे, या पीछे वाला जो क्वेश्चन था बड़ा ईज़ी था तो उसको सॉल्व करोगे तो कम मार्क्स मिलेंगे, ऐसा तो होना नहीं है, सब बराबर है। तो यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन है तो अच्छे लेवल का प्रश्न है भले ही, लेकिन बराबर ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? पीछे वाले में भी 1 मार्क्स, इसमें भी 1 मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है? तो देखिए, इफ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, और एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपको 4 दी हुई है और बी की वैल्यू दी हुई है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर सी की जो वैल्यू है वो है ट्वाइस ऑफ ए, देन आपको एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है? बेसिकली देखा जाए तो ये हुआ एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट की एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ सी है, मतलब मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी। आपको यहाँ पर ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है? अब इसके लिए आप दोस्तों एक चीज ध्यान रखें, एक रूल है,
जो कि एडजॉइंट ऑफ ए से रिलेटेड है, और ये काफ़ी काम भी आ जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैं बात करूं तो खाली अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए की मैं बात करता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट की मैं बात करता हूं, तो उसका जो रूल होता है वो ये होता है, अगर मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन होता है। पहले तो आप ये याद रखें, ठीक है, बहुत काम की चीज है। ठीक, पहले तो आप इसको ध्यान रखें कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन होता है, ठीक है। अब बात आती है भाई एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, क्योंकि यहीं पर ही मेन खेल रहता है। तो इसको हम निकाल सकते हैं, वैसे फॉर्मूला मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको निकाल के बताता हूँ। देखिए ये चीज कैसे निकली, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। हमें सबसे पहले एक रूल याद होना चाहिए कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है, इसकी वैल्यू होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद उसमें कई सारे रूल्स हैं, थोड़ा समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n, इसको अगर आप किसी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लैम्डा कोई स्केलर है, तो बेसिकली होता है कि जब ये लैम्डा बाहर आता है तो लैम्डा की पावर n हो जाता है, ठीक है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, ये भी रूल ध्यान रखना है, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट है तो हर रो हर कॉलम से लैम्डा बाहर आएगा, ठीक। तो यही यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देखिए जब मैं इसमें डिटरमिनेंट का रूल लगाऊंगा, मान लेते हैं बोथ साइड अगर मैं डिटरमिनेंट ले लेता हूँ, तो होगा क्या कि यहाँ पर आ जाएगा डिटरमिनेंट, ठीक है, ये है डिटरमिनेंट ऑफ ए और ये है आई एन। अभी सेम यही वाली टेक्निक है, ये लैम्डा क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ए ये मैट्रिक्स है आई एन, ठीक है। तो होगा क्या कि आई एन एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो जब ये बाहर जाएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी, ठीक है। बच जाएगा अंदर डिटरमिनेंट ऑफ आई एन, ठीक है, क्योंकि ये एक स्केलर है। डिटरमिनेंट होता क्या, काइंड ऑफ स्केलर ही तो होता है ना, और आपको क्या करना है, उस मैट्रिक्स से उसको बाहर निकालना है। तो जब उस मैट्रिक्स से आप बाहर निकाल ले हो, तो आपका ये रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि आई एन क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर होता है एन क्रॉस एन। अब यहाँ पर ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब होगा क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है हमेशा वन होता है, ठीक है। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि ये स्केलर है तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, आ सकता है क्योंकि नंबर है, तो यहाँ से हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। ऐसे करके पहले तो ये रूल आता है, ठीक है, जो मैंने आपको ये बताया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगा, ठीक है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसी इक्वेशन पे आना है। और ये मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता सकता हूँ, लेकिन चलो अभी आप लोग कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हो तो मैं कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, खाली क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। तो देखिए होगा क्या, ए को रिप्लेस कर देंगे एडजॉइंट ऑफ ए से, ए को रिप्लेस करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए से, तो यहाँ पर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए को रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की जगह पर हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ पर हो जाएगा आई एन। इस तरह से बना लेंगे, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब एक काम हम ये कर सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है, अगर मैं उससे इसको प्री मल्टीप्लाई कर दूं, लाइक ए से अगर मैं इसको प्री मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ पर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा, ए से मैंने क्या किया, प्री मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये। तो अब हमें पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ओके, इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ दिस डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, बेसिकली हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है, तो ये हो गया ए इंटू ए की पावर n माइनस वन, ठीक है, और ये आई एन है,
तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आई से ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है? और ऐसी सेम चीज़ यहाँ भी होने वाली है। तो यहाँ से आप ये मान के चलिए कि ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाला पार्ट क्या है? डिटर्मिनेंट नंबर है, ये इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो आप इसको लिख सकते हैं ए, ये हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगा n-2। ये देखिए, ये जब आएगा ना बाहर तो n-2 हो जाएगा। तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का डिटरमिनेंट ले लूँगा। तो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पर आपका लग जाएगा की पावर n-2 इंटू ए। नाउ अब हमें पता है कि भैया ये फिर यहाँ पर ये रूल लगेगा, जैसे ये बाहर आया इसकी पावर n हो गई, ये क्योंकि स्केलर है तो फिर अब क्या हो जाएगा, इसकी पावर दोस्तों क्या हो जाएगी, यहाँ पर n हो जाएगी, जैसे सेम वही हुआ n इंटू n-2, ठीक है? और अंदर क्या बच जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बच जाएगा, ठीक है? सो फाइनली ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू, ये हो गया n² - 2n प्लस 1, ये पावर 1 हो गई, यानी कि दिस विल बिकम डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, ठीक? तो ये इसका फॉर्मूला, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो मॉड होता है, यानी कि डिटर्मिनेंट होता है, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है? अब ये रूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने क्या क्या किया। यहाँ पर बस एक चीज पे फोकस रखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मीन्स कोई स्केलर, ठीक है? खाली ए है तो इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है? तो ये हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, एज अ नंबर। एक नंबर होता है, जैसे सिंपल सा जैसे रियल नंबर है कोई, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, तो आपको पता है कि इसको आप ऊपर नीचे डिवाइड में ला सकते हैं। ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को नहीं ला सकते, ठीक है? तो यहाँ पर हो ही रहा है कि भाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये क्या बन गया, नंबर बन गया। अब नंबर का मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई होगा तो मैट्रिक्स बनी रहेगी, लेकिन इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, दिस इज मैट्रिक्स, तो ये क्या हो जाएगी, ये विलुप्त हो जाएगी। भाई जब आपको पता है ए इंटू आई करते हैं तो ए होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई करेंगे तो क्या रहेगा, वही रहेगा, आई गायब नहीं होगा क्योंकि एक नंबर से मल्टीप्लाई हुई है, ठीक है? तो उस चीज को समझिए कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ठीक? तो यहाँ पर से हम इसको ऐसे डिवाइड में ला सकते हैं। फिर दूसरे पर जब मैंने डिटरमिनेंट लिया तो ये जो मैट्रिक्स है ये तो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट होगी, और क्योंकि ये आपका एक स्केलर है, इट्स लाइक लैम्डा, तो ये बाहर आ जाएगा, उसकी पावर n हो जाएगी, ठीक है? तो ये हमारे पास रूल आ गया, ठीक है? अब मैं सीधे सीधे इस रूल का यूज करके देखो उस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा। देखिए कैसे। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है दोस्तों, ये मुझे निकालना है भैया, ये है एडजॉइंट ऑफ ए, सो दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर डिवाइड में। अब देखो क्या है, ये 2 है, ये 2 है, क्या स्केलर है। अभी जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, और क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नाउ अगेन यहाँ से आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि ए का जो ऑर्डर है वो कितना है, 3 है, तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड में 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो यहाँ से हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज 4, यानी कि 4 की पावर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 की पावर 3-1 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब हो गया 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 की पावर 4 डिवाइड में 2 की पावर 3 8 हो गया, और फिर यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगेन दैट इज 4, ठीक है? तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 4 डिवाइडेड बाय 8, तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 8 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक? तो इस तरह से आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक। तो बस ये रूल है, इस रूल को आप याद कर लो और बड़ी आसानी से क्वेश्चन आपके सामने होगा। तो करना क्या था, आपको एडजॉइंट ऑफ बी निकालना था, इसका डिटरमिनेंट निकालना था और कुछ नहीं करना था। और आपको गिवन है कि भैया जो बी है उसका जो डिटरमिनेंट है, बेसिकली वो आपका क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी का जो डिटरमिनेंट है वो आपको दोस्तों यहाँ पर से निकालना था। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ बी का मतलब हो गया भैया, हमें पता है बी की वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर है, सो दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए का जो फॉर्मूला है वो बस आप क्लियर रखें। तो मैं आपके सामने दो फॉर्मूला यहाँ पर रख रहा हूँ, उसको ध्यान रखना है। एक तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, और एक होता है एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला को आप अच्छे से ध्यान में रखें, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो फिर वही किया हमने यहाँ पर, सिंपली एडजॉइंट ऑफ ए है तो यहाँ पर हो गया एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। अब क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो जाएगा 3 माइनस वन का होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर 2 है, क्योंकि 2 स्केलर है बाहर आएगा, तो 2 की पावर n हो जाएगा, बेसिकली 2 की पावर 3 हो गया, और इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज 4। तो यहाँ पर वैल्यू रखो और आंसर निकाल लो। तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। और बाकी ये सब मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए करवाया। ठीक, इस पे बेस भी क्वेश्चन आ सकता है, ओके, और जनरली आते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, समझ में आया भाई ये क्वेश्चन? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखें। अगेन ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है भैया कि ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर एन है, सच दैट ए बी बराबर ए है, बी ए बराबर बी है। देन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया। ठीक है, तो बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों, इसमें भी कुछ नहीं है। कुछ प्रश्न बहुत अच्छे स्तर के हैं, कुछ प्रश्न बड़े आसान स्तर के हैं। तो देखिए, जब ए बी बराबर ए है एंड बी ए बराबर बी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से यूज कर सकते हैं इन दोनों का। ठीक है, कैसे यूज करेंगे? देखिए, अगर ए बी बराबर ए है तो यहाँ पर से ये जो बी है, इस बी की वैल्यू बी ए है, मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, तो ये बराबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब या फिर आप एक काम ये कर सकते हैं कि ये भी मत करिए, एक काम करते हैं, यहाँ से जो ए बी ए है इसको मैं एक काम करता हूँ, प्री मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, या चलिए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। चलो देखिए, ए बी बराबर ए है, इसी से स्टार्ट कर देते हैं, बराबर ए है, तो यहाँ से आप बी की जगह पे आप लिख दीजिए बी ए बराबर ए। ठीक है, और देन उसके बाद हम यहाँ से अगर मैं एसोसिएटिव लॉ लगाऊं तो जगह ए बी इंटू ए बराबर ए हो जाएगा बाय द एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए, जो ए बी है इसकी वैल्यू ए के बराबर है, तो ये जगह ए का पावर 2 बराबर ए। ठीक है, यानी कि ए की पावर 2 है वो क्या है, डायरेक्टली ए के बराबर है। ठीक है, इन द सेम मैनर वी कैन ऑल्सो प्रूव कि भैया जैसे बी ए बराबर बी है, तो वी नो दैट कि ए की जगह पे ए बी आना है, तो यहाँ पर ए की जगह पे ए बी रख देते हैं ये। ठीक है, देन इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, इसमें एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, तो ये बी ए साथ में आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, बिल्कुल लिख सकते हैं, तीन मैट्रिक्स है, उनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है एसोसिएटिव होता है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए इंटू बी इंटू सी बराबर क्या होता है, ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, तो वही लगा रहे हैं, हम एसोसिएट कर दे रहे हैं, इसको आपस में एसोसिएट कर दिया, इसको अलग रख दिया यहाँ पर से बी। नाउ व्हाट इज द वैल्यू बी ए, दैट इज बी, तो जगह बी इंटू बी यानी कि बी की पावर 2 बराबर बी, तो दोनों आपके सेम है, ए की पावर 2 बराबर ए है, बी की पावर 2 बराबर बी है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बस करना क्या है, आपने ए बी बराबर ए है और आपने सिंपली क्या करना है, ए की वैल्यू दूसरे में पुटअप करके एसोसिएटिव लॉ लगा के
इन आंसर्स को निकाल देना है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और आपको क्या हुआ कि भैया ए की पावर 2 बराबर है ट्वाइस ऑफ ए माइनस आई, जहां पर आई आपकी क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। देन आपको उससे कह रहा है कि अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, देन a की पावर n की वैल्यू क्या होगी। तो अगेन दोस्तों आपका क्या है, a की पावर में इंटीग्रल पावर का दोस्तों एक क्वेश्चन है, और करना कुछ ही नहीं है दोस्तों, आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर पैटर्न को दोस्तों देखना है, पैटर्न की मदद से इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसको अब देख लेते हैं, जैसे कि भैया a की पावर 2 आपको गिवन है, आप a की पावर 3 निकालिए। a की पावर 3 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a की पावर 2 इंटू a की पावर 2 कितना है दोस्तों, वो है ट्वाइस ऑफ a माइनस आई, यहाँ पर a है। अब ये a अंदर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a की पावर 2 माइनस में आई a, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब वी नो दैट a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2a माइनस आई, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a माइनस आई इंटू a करेंगे तो फिर से a आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए आप इसको 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4a माइनस ट्वाइस ऑफ आई माइनस ऑफ a। अब 4a में से a गया, कितना बच गया दोस्तों, 3a माइनस ट्वाइस ऑफ आई। तो a की पावर 3 की वैल्यू आ रही थ्राइस ऑफ a माइनस ट्वाइस ऑफ आई, यानी कि यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 से एक कम है। तो इससे आपको आइडिया जरूर आ जाएगा कि क्या रहा होगा, ठीक है। मतलब कि अगर आप ए एन निकालेंगे तो इट शुड बी लाइक एन ए माइनस, यहाँ पर एन माइनस 1 होना चाहिए आई, इस तरह का होना चाहिए। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाता है सीधे सीधे, इतना ही आपके लिए काफी रहेगा। बट आप चाहो तो श्योरिटी के लिए आप क्या करें, यहाँ पर ए की पावर 4 भी निकाल सकते हो चाहो तो। तो आप श्योरिटी के लिए निकाल सकते हो चाहो तो, और आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे अगर मैं A4 निकालता हूं तो क्या आता है ऐसा, तो देखिए दिस विल बी A3 इंटू ए, इस तरह से लिख सकते हैं। तो जगह थ्राइस ऑफ a माइनस ट्वाइस ऑफ आई a, देन इट विल बी 3a स्क्वायर माइनस ट्वाइस आई a, क्या हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। फिर अगेन a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ a माइनस आई, ओके, ये आपको गिवन है, और माइनस में हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए, तो हो जाएगा 6a माइनस थ्राइस आई माइनस 2a, यानी कि 4a माइनस 3i। तो ये कंफर्म कर रहा है कि यही आपका पैटर्न है, ओके, एंड ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मैट्रिक्स है और इस तरह की फॉर्म में है, और ये कह रहा है कि दे आर कम्यूट अंडर मल्टीप्लीकेशन। दे आर कम्यूट अंडर मल्टीप्लीकेशन का मतलब यही है कि a इंटू बी बराबर है b इंटू ए के, ठीक है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करते हैं। आपने क्या करना है, आपने यहां से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो जब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब है कि यहां से हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। देखिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई करेंगे एक्स जीरो जीरो वाई, ठीक है। ऐसे ही बी ए भी कर दो, यहाँ पर x लिख दो, जीरो लिख दो, जीरो वाई, एंड यहाँ पर आप दोस्तों क्या लिख देंगे, कॉस थीटा
माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से आपको रिजल्ट पता लग जाएगा। कैसे करते हैं? पहली रो पहला कॉलम, क्योंकि पहला जो एलिमेंट होता है 1 1 होता है ना, तो कॉस थीटा इंटू एक्स हो जाएगा और साइन थीटा तो जीरो हो जाएगा। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, ये जीरो हो गया तो हो जाएगा माइनस वाई साइन थीटा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा यानी कि एक्स साइन थीटा, और ऐसे ही साइन थीटा जीरो, ये हो जाएगा वाई कॉस थीटा। ठीक है, अब सेम चीज यहां पर करेंगे पहली रो तो दिस विल बिकम एक्स कॉस थीटा। ठीक है, फिर यहां मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बिकम माइनस एक्स साइन थीटा। ठीक है, यही होना है। इसके बाद ये और ये मल्टीप्लाई में जाएंगे तो ये हो जाएगा वाई साइन थीटा, और देन इसके बाद हो जाएगा वाई कॉस थीटा। ठीक हो गया, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहे हैं। तो अब ये मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, मैट्रिक्स दोनों इक्वल कब होती हैं? जब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी कि ये एलिमेंट आपका इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, वो तो दिख ही रहा है। ये आपका इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि माइनस वाई साइन थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू minus x sin theta. It simply means that x minus y sin theta must be equals to 0। ये इधर चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि या तो x बराबर y होगा, ठीक है, या फिर साइन थीटा बराबर 0 होगा। और साइन थीटा 0 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू क्या होती है? n पाई होती है, जहां पर n क्या होता है? इंटीजर होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ओके, वही चीज आपकी यहां पर भी दिख जाएगी, ये भी सेम वही है। ठीक है, एक्स साइन थीटा बराबर वाई साइन थीटा, तो आइदर एक्स बराबर वाई या फिर साइन थीटा बराबर 0, और वाई कॉस थीटा तो वाई कॉस थीटा के बराबर। ये मतलब ये सेकंड कंडीशन भी इसको सेटिस्फाई करे अगर कोई और है तो। ठीक है, तो देयर इज नो अनदर कंडीशन, सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के, इनको आपने करना ही करना होगा वहां पर। ठीक है, तो ये आपके स्कोरिंग टॉपिक ये रहने वाला है, क्योंकि ज्यादा पढ़ना नहीं रहता है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में, और हो जाता है दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला आता है मैट्रिक्स ए इज कैसी मैट्रिक्स है दोस्तों। मैंने आपको सबसे पहला जो टॉपिक बताया था मैट्रिक्स में, तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताया था, जिसमें मैंने आपको 26 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताए थे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भैया जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कौन सी होती है, निल पोटेंट कौन सी होती है, आइडम पोटेंट कौन सी होती है। ठीक है, तो आपने करना कुछ नहीं है, आप ये चेक करो, देखिए जो ये सम है आपस में जुड़े हुए हैं, तो आपको सिंपली ये देखना है कि क्या हो सकता है इस मैट्रिक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स को देख के ही मैं बता सकता हूँ कि ये कैसी मैट्रिक्स से रही होगी। तो लेकिन हम एक काम करते हैं, इसको चेक करते हैं। जैसे मैं ए मैट्रिक्स है और ये आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर मैं ए ट्रांसपोज निकालूं, ए ट्रांसपोज का मतलब है कि रो को कॉलम में, अन कॉलम को रो में अपने चेंज करना है। ठीक है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि ए इंटू ए ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, तो ये अगर आई आ जाता है, यानी कि ए और ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आई आता है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो चेक करते हैं कि है या नहीं है ऐसा मामला। तो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो देखिए होगा क्या कि कॉस थीटा और साइन थीटा का जब मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, जीरो हो जाएगा। ऐसे ही साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो यानी कि ये क्या आ रही है दोस्तों? आई आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर कोई ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स अगर इनवर्स की तरह काम करता है तो मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है? ऑर्थोगोनल होती है। तो ऑर्थोगोनल क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आइडम्पोटेंट के लिए क्या होना चाहिए था कि अगर a की पावर 2 करके a आ जाता है तो फिर क्या बन जाएगी, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगी। इनवॉलेटरी के लिए क्या होगा कि भैया a की पावर 2 करके i आ जाना चाहिए, ठीक है। निल पोटेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा इंडेक्स देखना पड़ेगा कि जिससे क्या बन जाए, ये नल मैट्रिक्स बन जाए, जैसे a की पावर 2 पे आए, a की पावर 3 पे आए, ठीक। तो ये आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसको नल मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। पर सबसे आसान होता है कि सबसे पहले आप क्या चेक करें, आप हमेशा ऑर्थोगोनलिटी को चेक करें। मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा यहीं से निकलते हैं, ठीक। तो जब भी आपको इस तरह से दिखता है भी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, मोस्टली आपकी 90% ये आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होती है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। तो यहां से ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। ओके, इसके नेक्स्ट देखिए, एक्स वाई जेड आर रिस्पेक्टिवली पीएथ क्यूएथ एंड आर ए टर्म ऑफ एपी। एक्स वाई जेड किसी एपी के पीएथ क्यूएथ और आर ए टर्म है, देन आपको दोस्तों इसकी वैल्यू को निकालना है। तो लेट मान लेते हैं कोई एपी है, ओके, और इसका जो पहला टर्म है वो आपका कैपिटल ए मान लेते हैं, ओके, एंड जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो हम डी मान लेते हैं, ठीक है, या स्मॉल डी भी मान सकते हो। अभी कह रहा है कि एक्स वाई जेड आर द पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म, ठीक है। हमें पता है कि अगर किसी का nth टर्म निकालना होता है किसी एपी का, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। या चलो एक काम करो, स्मॉल ही मान लो, कहीं पर स्मॉल वाला तो है भी नहीं, ए और डी मान लो कि ये, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं स्मॉल और डी तो कहीं यूज भी नहीं हो रहा, ठीक है। अभी आपसे कह रहा है कि इसका पीएथ टर्म निकालो, तो पीएथ टर्म क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस वन, सॉरी पी माइनस वन इंटू डी। ऐसे ही क्यूएथ टर्म निकालना है तो क्या हो जाएगा भाई, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ऐसी आर एथ टर्म निकालना है तो ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, इस तरह से रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू को रख दीजिए। ठीक है, तो देखिए एक्स वाई जेड ये दिया हुआ है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, ये आपको गिवन है पी एच क्यू एथ आर एथ टर्म। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को रख दीजिए। ये है पी क्यू आर एंड एक्स की वैल्यू देखिए क्या है, ये है ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी एंड ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर है वन वन वन, वन 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 दिया हुआ है तो बहुत आसान है, ठीक है। आप इसमें क्या लगाइए, क्योंकि वन 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 एक कॉलम में दिए हुए हैं, तो हमेशा जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, आर टू माइनस आर वन एंड आर थ्री माइनस आर वन, आप इस ऑपरेशन को लगाए। अगर किसी रो में वन 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 है तो सी टू माइनस सी वन एंड सी थ्री माइनस सी वन, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या लगाना है, आर टू में से आर वन को हटाना है और साथ ही साथ आप आर थ्री में से आर वन को सब्ट्रैक्ट करें। और यहाँ पे क्योंकि ए भी दिख रहा है तो भी उसके लिए जरूरी है, तो ये तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्या क्या चीज चेंज होगी, एक तो ये हो जाएगा q माइनस पी, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, a से a कटेगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर d कॉमन आएगा तो q माइनस पी माइनस वन, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, q माइनस पी बच जाएगा और d बच जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या बचेगा, r माइनस पी आएगा, इसमें से आप इसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करेंगे, a से a कटेगा, r माइनस पी बच जाएगा और कॉमन में क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। क्योंकि देखिए a से a कटेगा, d कॉमन आएगा, r माइनस वन पी माइनस वन, वन से वन कट जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगी स्थिति, वन जीरो जीरो की, बस अब कुछ भी नहीं रह गया। आप चाहें तो यहाँ से आप इनको कॉमन ले सकते हैं ताकि थोड़ा सिंपल हो जाए। q माइनस पी को आप कॉमन ले लेंगे सेकेंड रो में से, और ऐसी थर्ड रो में से r माइनस पी को कॉमन ले लीजिए। तो अंदर क्या क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, यहाँ पर बच जाएगा वन, यहाँ पर बच जाएगा वन, दिस इज डी, दिस इज डी, ठीक है। और यहाँ पर बच जाएगा वन जीरो जीरो। बस अब आपने क्या करना है, आपने कॉलम नंबर थर्ड के रिस्पेक्ट में ओपन कर देना है। तो इसके रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो सिंपली हो जाएगा d माइनस डी, दैट इज जीरो, ठीक है। सो आप इस तरह से इसको आसानी से निकाल सकते हैं। हेंस ऑप्शन नंबर कौन सा वाला है, जीरो वाला, ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
ठीक, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो बड़े आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक, तो आपके पास क्या थी, कोई भी एक एपी थी जिसका अब एपी हम जानते हैं, एपी का पहला टर्म ए मान लिया और कॉमन डिफरेंस डी मान लिया। देन उसके बाद आपने इसका पीएथ क्यूएथ और आरएथ टर्म निकाला जिसको एक्स वाई जेड दिया हुआ है। बस उसके बाद आपने एक्स वाई जेड की यहाँ पर वैल्यू को रख के देन उसके बाद आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। यू कैन क्लियरली सी दैट यहाँ से Q माइनस पी R माइनस पी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 1 1 बच जाएगा, यहाँ पर डी डी है, इसके रिस्पेक्ट में खोल दो, दिस माइनस दिस एंड स्टोरी खत्म, यानी कि 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। अब इनवर्स निकालने के लिए बहुत आसान है, जैसे अगर आपको किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो वही जो हमने रूल बताया था, हमने बताया था भैया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को दोस्तों अगर मैं इधर ले आऊँ तो यहाँ से डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए है तो आई हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये किसकी तरह काम कर रहा है, एज ए इनवर्स की तरह काम कर रहा है, यानी कि आपको अगर ए इनवर्स चाहिए तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि जो मैट्रिक्स है वो आपकी नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। एक सिंगुलर होता है, सिंगुलर के केस में क्या होती है, 0 होती है। ओके, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, और अगर कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए तभी जाके उसका डिटरमिनेंट निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर उसकी जो वो इट शुड बी नॉन जीरो, वो आपका नॉन जीरो होना चाहिए, तभी जाके दोस्तों क्या होगा कि आपका इनवर्स निकलेगा। ठीक है, अब ये 2x2 की है तो इसमें आपको एडजॉइंट ऑफ ए बेसिकली क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ये होता है कि जो इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका इनवर्स। ठीक है, उसका आपने सॉरी इनवर्स कह रहा हूं, उसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ऑफ अ को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ दिस। अब ये जो मैट्रिक्स है इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, जैसे 2x2 वाली है, 2x2 वाली का आता है, और ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि इसको कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत आसान है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली 3 और 1 इनको आपस में रिप्लेस कर देना है। ठीक है, इसको और इसको आपस में रिप्लेस कर देना है, ये वाले में माइनस लगा देना है। तो मतलब कहने का मतलब है कि आपको क्रॉस में आपस में रिप्लेस करना है और इधर इधर आपने क्या कर देना है, माइनस लगा देना है। ठीक है, और डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, सिंपली आप इधर करिए, इसको इधर इधर कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 3, इसके बाद इन दोनों में क्या लगा देना है, माइनस लगा देना, -2 -8, तो ये निकल गया एडजॉइंट। डिवाइड में डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का मतलब हो गया इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये गया 3 माइनस 8 दूनी 16, यानी कि -1/13, ये हो जाएगा 1 -2 -8 एंड 3। सो दिस इज द राइट आंसर, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और ये मैंने आपको स्पेशली बताया भी था, बार बार एम्फेसाइज करके, कि देखो ऐसे हम शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं 2x2 का इनवर्स निकालना। आपको याद होगा कि मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में काफी बार आपको इस तरह का करवाया है। ठीक है, तो देखिए वो क्वेश्चन भी आपका आ गया, और इसका मेन मोटिव क्या है कि आप ऐसा नहीं कि आप जो एक ऑर्डिनरी मेथड आ रही है उससे आप इनवर्स निकालो, इसका मेन वही है कि आप ये ध्यान रखो, एडजॉइंट ऑफ ए 2x2 का निकालना है तो कैसे निकालना है, सिंपल सी बात है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है और यहाँ पर आपने माइनस लगा देना। देखिए अगर आप माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। माइनस लगाने का मतलब है कि इस वाले इस डायगोनल को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इस डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर दो, डिवाइड में डिटर्मिनेंट, तो इस तरह से निकाल लोगे। ठीक है, तो दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक फॉर यू, इसको ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, जब आपने पहला क्वेश्चन मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन बताया था तो उसके कंपेयर में कुछ भी नहीं है। ये आपकी एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x3 का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है।
भाई डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n कितना है दोस्तों, ये है 3 क्रॉस 3 का, यानी कि हो जाएगा 3 माइनस वन, that is determinant of a की पावर 2. now the value of determinant of a that is 5, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देखते ही टिक मार दोगे। ठीक, बहुत आसान सा प्रश्न है। अब लेकिन ये आपका उसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको दोस्तों क्या है कि मैट्रिक्स दी हुई है, आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, जो कि जनरली ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इस तरह की फॉर्म में दी हुई है, और आपको बताना है कि ए इनवर्स की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले तो दोस्तों यही रहता है कि आप इस मैट्रिक्स का इनवर्स अगर आप निकालने वाले हैं तो आपको क्या करना है, इस फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, मैट्रिक्स आप इस मैट्रिक्स का इंडिपेंडेंटली भी आप वो निकाल सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि आप इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, आप निकाल सकते हैं, बट आपको इसका यूज करते हुए निकालना है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन को कई लोग इसका इनवर्स वैसे ही निकाल देते हैं, वैसे ही आंसर आ जाता है। ठीक है, बट ज्यादातर क्या रहता है कि आप क्या करें, मतलब कि इस इक्वेशन का यूज करके इसको निकालें। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब जैसे जनरली होता क्या है कि हम लोग जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में थोड़ा सा देखें कि भाई देखिए जैसे कि इसमें क्या है कि हर कॉलम आपका डिफरेंट है, हर कॉलम आपका क्या है, डिफरेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको गेस से भी कर सकते हैं। गेस का मतलब ये है कि आपको पता है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, जिसको हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और आई आ जाएगा। ठीक है, यही होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक मैट्रिक्स को अगर मैं ए से इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह की होगी, है ना, ये। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपके पास ये मैट्रिक्स का पहली रो है, ये इसका पहला कॉलम, और सबके पहले कॉलम डिफरेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अंदाजा लगा के भी बना सकते हैं कि कौन सा हो सकता है। आपको पता है कि 1 1 1 है, तो इन सबका सम ही करके आपको देखना है। तो वी नो दैट 9 और 5 कितना होता है, 14, और 14 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, और 11 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। और आप देखें यहाँ पर कितना आता है, 5 और 3 8, क्योंकि 1 1 1 है, और 8 को आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 नहीं हो सकता है, तो ये रिजेक्ट हो गया। 8 2 10, 10 में से 3 गया 7, 7/11 ये नहीं हो सकता। 6 में से 3 गया 3, 3/11 ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक, तो एग्जाम में हम इस तरह से इसको कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि आपको पता है कि ये इसका क्या है, इनवर्स है, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 1 0 0, इस तरह की फॉर्म। आप चाहे तो थोड़ा सा फिल्टर करके देखो, आपको अगर मान लेते हैं सब में 1 1 आ रहा होता तो मैं क्या करता, फिर इसको चेक करता, इसको मैं क्या करता, इससे मल्टीप्लाई करता और देखता कि यहाँ पर जीरो आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर मैं जीरो की दौड़ पे देखता कि जीरो आ रहा नहीं आ रहा है। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है एग्जाम में इस तरह की क्वेश्चन को करने का। बट हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि आपको क्वेश्चंस के मतलब मेन जो हमारा मोटिव है कि आपको क्वेश्चन भी सिखाना है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इसको करेंगे कैसे। आपने सिंपली क्या करना है, इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए की पावर 2, ये हो जाएगा ए प्लस 5, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आई आ जाएगा, और 11 को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स इंटू जीरो क्या आएगा आपका, जीरो, यानी कि नल मैट्रिक्स। ठीक है, आपने क्या किया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ से 11 ए इनवर्स बराबर हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 6a माइनस में 5i माइनस में ए की पावर 2। ओके, सो ए इनवर्स मस्ट बी 1/11, यहाँ से 6a माइनस 5i माइनस आपको ए की पावर 2 करना है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको इस इक्वेशन की मदद से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आपको बेसिकली इसी की वैल्यू निकालनी है, 1/11 तो बाहर से ही रहेगा,
देखिए जैसे कि सबसे पहले है ए की पावर 2 निकालना मेन रहेगा, तो ये है 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद इटसेल्फ, यानी कि 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। सो मल्टीप्लाई करें, देखिए पहली रो पहला कॉलम, तो 1 1 यानी कि 2 और एक 3 और एक 4, मतलब आपने सिंपली ऐड कर देना इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे इससे फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आपको 1 1 1 है तो उसको आपने ऐड ही करना और कुछ नहीं। तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, फिर आप इसको ऐड कर दीजिए, 3 में से 3 गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करें, तो ये हो गया 1 और ये फिर हो गया 2 2 और एक 3, एंड देन इसके बाद 6 यानी कि माइनस आपका 3 आ जाएगा। फिर ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 2 4 5, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3 यानी कि 8, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो थोड़ा सा ये लंबी प्रोसेस रहती है। 1 3 2 जा 6, 3 3 9 हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस में 14। ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 1 यानी कि 1, 3 दूनी 6 यानी कि 7 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2 2 माइनस 2 0 हो गया, और फिर आपका 1 बच जाएगा, ठीक है, यानी कि -3 हो गया है, ठीक। एंड देन इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 और 3 3 9 यानी कि 14। तो ए की पावर 2 मिल गया। अब ऐसे 6a करेंगे, तो 6a का अर्थ क्या हुआ कि आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 6 6 6 को पूरा 6 से मल्टीप्लाई है, तो 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18, 6 दूनी 12 माइनस 6 6 3 18, ये। देन इसके बाद 5i यानी कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 0 0 5 0 0 0 5, ठीक है। अब इसके बाद आपने इसको यहाँ रख देना है इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो जब आप इसको यहाँ पर रखेंगे, तो डायरेक्टली करूँगा मैं दोस्तों, ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा इस क्वेश्चन में, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी क्वेश्चन ये। तो 6a है, यानी कि 6 में से आपने पहले 5 को माइनस करना है, तो पहली ये माइनस होगा, 6 में से 5 गया 1, एंड देन उसके बाद आपका क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर, दैट विल बी -3, ठीक है। तो -3 आ गया, तो पहले सभी में -3 आ रहा, तो सही में -3 आएगा। फिर ऐसे ही आपने क्या करना है, ऐसे ही 6a है, 6 यानी कि फिर से 6 है, -5 है यानी कि 0 को माइनस करना है, फिर 2 को माइनस करना है, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 6 है, 6 में से आपको मतलब दोनों को माइनस करना है, 0 है फिर -1 है, यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा 5। देन इसके बाद ऐसे ही 6 है, 0 फिर -3 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 9, ठीक है। मतलब आप माइनस करते चले जाओ। देन 12 है, 12 में से 8 गया 4, 4 में से 5 गया आपका कितना आ जाता है, -1 आ जाता है। फिर ऐसे ही -18 -14 यानी कि माइनस में 4 हो जाता है ये, एंड इसके बाद 0, ठीक है। ऐसे ही फिर 12 है, तो 12 -7 हो गया 5, ठीक। एंड देन इसके बाद यहाँ पर से -6 -3 यानी कि +3 -3 हो जाएगा, और ये -3 हो गया, ठीक है। इसके बाद ये लास्ट वाला हो गया 6 से, यानी कि 18, 18 में से 14 गया 4, 4 में से 5 गया -1, तो ये आपका आंसर, ठीक। तो इस तरह से आप इसको बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये ऑप्शन इज राइट, आप इसको बना लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप मेहनत करें, पेन पेपर में करना बहुत आसान रहता है, आप उसको और जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। पेन पेपर में तो फटाफट फटाफट लिखा जाता है, इसमें तो फिर भी थोड़ा सा समय लग जाता है, ठीक। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपने क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालना है दोस्तों। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, इसको कैसे निकालेंगे आप बहुत आसानी से जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, 6 माइनस ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 5, दैट इज इक्वल्स टू 0, ओके। सो यानी कि 6 माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x बराबर 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0। अब इसको दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो हो जाएगा माइनस में 6x प्लस x माइनस 6 बराबर 0,
सो x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। सो यहाँ से x बराबर -1,6। सो इस तरह से देखा जाए तो बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो अब इस तरह से निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वैसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स का वैसे क्वेश्चन है। ये आपका पूर्व परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और इसमें आपको बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो कौन सी होगी। देखिए एक मैट्रिक्स है ए है, तो ए अगर इतनी है तो फिर आई ए क्या होगी आपको बताना है। हर्मिशन है, स्क्यू हर्मिशन है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि कोई जो मैट्रिक्स है वो आपकी सबसे पहले देखो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से होती है। जब आपका ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ऑफ ए के बराबर हो तो फिर क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये होगी सिमेट्रिक, ये होगी स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, हर्मिशन मैट्रिक्स कब होती है, जब ए की पावर थीटा ए के बराबर हो। ए की पावर थीटा का क्या अर्थ है कि ए के बार का ट्रांसपोज। ठीक है, और चौथा आता है हर्मिशन के बाद स्क्यू हर्मिशन, जब ए की पावर थीटा क्या होती है, माइनस ऑफ ए के बराबर होती है, यानी कि ए के बार का ट्रांसपोज क्या होता है, माइनस ऑफ ए के बराबर होता है। तो इसको हम बोलते हैं स्क्यू हर्मिशन। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि इसमें से कौन सी ये मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ है कि दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रहा है, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का तो कॉन्सेप्ट हटाओ, वो नहीं हो सकता। ठीक है, मेनली किससे रिलेटेड हो सकता है दोस्तों, ये आपका स्क्यू हर्मिशन या फिर हर्मिशन से संबंधित ये कॉन्सेप्ट हो सकता है। ठीक है, उसको हमें थोड़ा सा समझना रहेगा। तो हमें कह रहा है कि आई ए क्या होगा, तो पहले काम करते हैं, आई ए कैलकुलेट करते हैं। तो आई ए क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा थ्राइस ऑफ आई। सबसे पहले आई से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए जब आई मल्टीप्लाई होगा तो ट्वाइस ऑफ आई का स्क्वायर दैट इज -2 प्लस 5i हो जाएगा। ये हो जाएगा -3i। ठीक है, एंड ऐसे ही ये हो जाएगा 2 प्लस 5i, क्योंकि इस बार क्या हो रहा है, इस तरह से आएगा। ठीक है, आई से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा 7i, 4i का स्क्वायर यानी कि -4, फिर यहाँ पर आ जाएगा -3i, 4i का स्क्वायर दैट इज +4 एंड 5i। क्या कर रहे हैं आप, आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आई का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। इस चीज को ध्यान रखो, आप करते रहो कॉपी में मल्टीप्लाई, मैं डायरेक्टली आपके सामने कर रहा हूँ, आप देख लेना कि कोई गड़बड़ होगी तो। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आई ए के का क्या देखना है, थीटा निकालना है कितना आता है। तो अगर ये आई ए के बराबर आ गया तो हर्मिशन, और अगर मान लेते हैं नहीं आया, कुछ नेगेटिव में आ गया तो स्क्यू हर्मिशन। ठीक है, अब आई ए की पावर थीटा हमें चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं। अच्छा, वैसे आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, चलो अभी वो तरीका मेरे दिमाग में आ गया, लेकिन चलो अभी हमने इसको एक बार ऐसे कर लेते हैं। तो ये जाएगा आई ए के बार का ट्रांसपोज। ठीक है, तो आप इसको जरा देखें, तो यहाँ पर से देखिए क्या हो जाएगा। पहले तो आप इसका बार ले लें या ट्रांसपोज कर लें, तो पहले आप इसका ट्रांसपोज करके बार कर लें, या चलो बार कर लो। पहले बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3i बाई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेंगे, -2 -5i, ये हो जाएगा 3i, यहाँ पर हो जाएगा 2 -5i, यहाँ जाएगा -7i, -4 का 4। हमेशा ध्यान रखना आई को -i से रिप्लेस करना है, जहां पर आई है वहां पर -i लिख दो, जहां पर नहीं है उसको छोड़ दो। ठीक है, और इसका ट्रांसपोज, जब इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं तो ये आ जा रहा है -3i, -2 -5i और 3i। फिर यहाँ पर आ रहा है 2 -5i, -7i, -4, 3i, 4, और फिर यहाँ पर आ गया माइनस में 5i। सो अगर मैं यहाँ पर से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये आपका दोस्तों आ जाता है 3i, 2 + 5i, -3i,
-2 प्लस 5i माइनस 3i 7i, ठीक है। यहाँ पर आता है -4 और 4 और 5i। तो क्लियरली है दोस्तों कि माइनस ऑफ आई ए के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि दोस्तों ये क्या है, पक्का स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। स्क्यू हर्मिशन का ये एग्जाम्पल है। सो बी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। आपने इस तरह से इसको निकालना रहेगा। ठीक है, अब एक चीज समझ लो। देखिए जैसे हम बात करते हैं ना भाई, एक मैट्रिक्स है वो स्क्यू हर्मिशन कब होती है। स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या, देखिए आप इतना समझ लीजिए कि जैसे हम जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आई जेथ एलिमेंट ए जे आई एथ एलिमेंट के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि A12 क्या होगा, A21 के बराबर होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, समझो इसको। ये तो मैंने आपको एक क्वेश्चन से बताया, थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो। और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, ए आई जेथ एलिमेंट क्या होगा, ए जे आईथ एलिमेंट के बराबर होगा, माइनस में होगा। ठीक है, अब तीसरी बारी आती है हर्मिशन की। हर्मिशन मैट्रिक्स में क्या होगा कि भैया जो ए आई जेथ एलिमेंट है वो आपका ए जे आईएथ एलिमेंट के बार के बराबर होगा। यहाँ पर बार आएगा। ठीक है, बार आ जाएगा। चौथी चीज है कि अगर मैं जब बात करूंगा स्क्यू हर्मिशन की, तो जो ए आई जेथ एलिमेंट है वो माइनस ऑफ ए जे आईथ एलिमेंट के बार के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें ये कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है। अगर ये कॉन्सेप्ट को पकड़ के हम चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं काम करता हूँ, ये मैट्रिक्स है, मुझे क्या करना है, ए की पावर थीटा को चेक करना है। देखिए इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है आई ए की पावर बार का ट्रांसपोज। ठीक है, आई ए की पावर बार का ट्रांसपोज का मतलब हो गया आई का बार। देखिए आई का ट्रांसपोज तो हो नहीं सकता, बार ही निकल सकता है, और ए की पावर बार का ट्रांसपोज। ठीक है, यानी कि ये हो गया माइनस ऑफ आई, और यहाँ पर आ जाएगा ए थीटा। अब मुझे चेक करना है कि ए थीटा क्या आता है। ए थीटा प्लस आता है या माइनस में आता है। ठीक है, मतलब ए थीटा की वैल्यू क्या ए के बराबर है या माइनस ऑफ ए के बराबर है। अगर ए की पावर थीटा की वैल्यू ए आ गई तो इसका मतलब है ये आएगा माइनस ऑफ आई ए। इसका मतलब है ये एक स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। वहीं ए थीटा की वैल्यू अगर माइनस ऑफ ए आई तो इसका मतलब है कि ये आपकी एक हर्मिशन मैट्रिक्स होगी। अब ए थीटा बराबर ए है तो इसका मतलब ए आपकी हर्मिशन है। वहीं ए थीटा बराबर अगर माइनस ऑफ ए है तो इसका मतलब है कि जो ए है वो स्क्यू हर्मिशन है। ठीक है, तो अब यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया कि अगर कोई मैट्रिक्स है वो अगर क्या है, अगर वो हर्मिशन मैट्रिक्स है तो आई ए स्क्यू हर्मिशन होता है। ठीक है, वहीं अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशन है तो आई ए क्या होता है, हर्मिशन होता है। ठीक है, तो मुझे बस सिंपली ये चेक करना है कि क्या ए थीटा एक हर्मिशन मैट्रिक्स है या स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। मुझे ये सब भी करने की आवश्यकता नहीं थी, तो मुझे सिंपली ये चेक करना था कि ये है। तो मुझे क्या देखना था कि जो ए आई जेथ एलिमेंट है उसका ए जेथ एलिमेंट के संग क्या बिहेवियर है। ठीक है, तो जरूर चेक करते हैं। देखिए यहां पर से देखो, ये क्या है, A12 एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं, A11 A12 ये है 5 + 2i। अच्छा A21 कितना है, A21 है 5 - 2i। यानी कि A12 का अगर मैं बार करूंगा तो वो A21 के बराबर आ रहा है। ठीक हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसको भी मैं चेक कर सकता हूं। देखिए ये है A32 एलिमेंट। ओके, A32 एलिमेंट है वो, उसका अगर मैं बार करता हूं यानी कि -4i का अगर मैं बार करता हूं तो मुझे मिलता है 4i विच इज इक्वल टू A23 एलिमेंट। ठीक है, बाकी भी आप चेक कर सकते हो। देखो ये तो आपके सेम रहेंगे, ये तो 1 1 1 वाले एलिमेंट है। ठीक है, ऐसी दोस्तों मैं देख सकता हूँ दिस इज A13 क्या है, -3 है, और A31 वो भी कितना है, -3 है।
आप इनका बार भी करोगे तब भी सेम है, क्योंकि एक रियल नंबर है, रियल नंबर क्या होता है अपने कॉन्जुगेट के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई, ऐसे ही आप औरों में भी चेक कर सकते हो। देखो ये तो कोई मतलब नहीं है, A11 A22 A33 आपको इन्हीं को चेक करना होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर से जो ए थीटा है वो ए के बराबर है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है वो आपकी एक हर्मिशन मैट्रिक्स है। और अगर एक हर्मिशन मैट्रिक्स को अगर आप आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाती है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स बन जाती है। डायरेक्ट रूल है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ये रूल से भी आप इसको कर सकते हैं। तो अब आपके सामने जब ये प्रश्न आएगा तो आपने सिंपली करना क्या होगा कि आपको ये चेक करना होगा कि ए हर्मिशन है या फिर स्क्यू हर्मिशन। अगर ए हर्मिशन है तो आई ए पक्का क्या हो जाएगी, स्क्यू हर्मिशन हो जाएगी। ये भी आपका आ जाता है पूछा हुआ, ठीक है। तो आई ए क्या हो जाएगी, स्क्यू हर्मिशन हो जाएगी। वहीं आई ए अगर स्क्यू हर्मिशन है तो जो आई ए है वो क्या बन जाएगी, हर्मिशन बन जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, आपकी एक स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। बस आपको इतना करना था। तो यहाँ पर आपने सिंपली क्या चेक करना था कि देखा आपने ये A11 है, ठीक है, A11 तो A11 के बराबर है, दिस इज A12। तो A12 A21 के बराबर है, उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर है, तो ठीक हो गया। इसका मतलब है ये हर्मिशन मैट्रिक्स है। इतने से ही आपको पता लग जाएगा। ऐसे ही आप और कोई क्रॉस चेक कर लो, दिस इज A23 एंड दिस इज ए मतलब A23 एंड दिस इज A32। दोनों के यहाँ आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दिस इज अ हर्मिशन मैट्रिक्स। सो इसको आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बिकम स्क्यू हर्मिशन, दैट्स इट, ठीक है। तो ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना, ठीक। और जो मैंने कॉन्सेप्ट है आपको मैंने पहले बताया कि जब आई ए की पावर थीटा करेंगे तो इट विल बिकम माइनस ऑफ आई इंटू ए की पावर थीटा, बिकॉज आई इज ओनली अ नंबर, अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसका इनवर्स ट्रांसपोज जैसी कोई चीज नहीं होती है। उसका क्या हो सकता है, केवल कॉन्जुगेट निकल सकता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स है सेड टू बी ऑर्थोगोनल। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट कि अगर एक मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल कब होती है, जब उसका जो ट्रांसपोज होता है वो एज ए इनवर्स दोस्तों काम करता है। सो वी नो दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा, आई के बराबर होगा। सो इट विल बिकम ऑर्थोगोनल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक मैट्रिक्स है इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए विल बी। अब आप ध्यान से देखें कि अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर वो सिमेट्रिक एंड बोथ स्क्यू सिमेट्रिक है तो आपकी जो ए है वो कैसी मैट्रिक्स होने वाली है। देखिए, अब अगर कोई मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है, यानी कि एक मैट्रिक्स है वो अपने ट्रांसपोज के बराबर है, यानी कि एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज क्या है, ए के बराबर है। वहीं उसका जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ ए के बराबर भी है ना। वही एक मैट्रिक्स है वो अगर अपने ट्रांसपोज के बराबर होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। अगर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ ए के बराबर होता है तो वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो इसका मतलब क्या है कि भैया यहां से ए माइनस ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। अगर ए माइनस ऑफ ए के बराबर है तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस ए बराबर नल मैट्रिक्स, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए बराबर नल मैट्रिक्स। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स कौन सी हो सकती है, केवल और केवल जीरो मैट्रिक्स ऐसी हो सकती है जो कि दोनों होती है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। समझे भाई, सिंपल सी लॉजिक है। कोई मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है तो ये कॉन्सेप्ट है, स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये कॉन्सेप्ट है। इधर तो आपको पता है भाई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी तो बराबर होगी ना, तो इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक। तो ये आपका बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट जिसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर हमें पता है कि भैया एक मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक कब है, जब ए आई जे एथ एलिमेंट ए जे आई एलिमेंट के बराबर होता है। और स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है, जब ए आई जे एलिमेंट क्या होता है, माइनस ऑफ ए जे एलिमेंट के बराबर होता है। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि ये और ये दोनों के दोनों बराबर है। इसका मतलब ए जे एलिमेंट क्या है, माइनस ऑफ ए जे एलिमेंट के बराबर है, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए जे एलिमेंट क्या है, जीरो है। यानी कि ए जे एलिमेंट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब है सारे एलिमेंट जीरो है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर A इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 देन द डिटरमिनेंट ऑफ के ए कितना हो जाएगा। दोस्तों अब तो बड़ा आसान है आपके लिए, क्योंकि आप जानते हैं अगर ये 3 क्रॉस 3 की है तो ये के क्या होगा, बाहर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा के की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो तो समझते हो ना, इसका पीछे का लॉजिक क्या है देखो। जब एक मैट्रिक्स होती है, जैसे मान लेते हैं मैट्रिक्स है, ठीक है, ये है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये मैट्रिक्स है। आपने क्या किया, इसको के से मल्टीप्लाई कर दिया। जब के से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, के A1 के A2 के A3 के B1 के B2 के B3 के C1 के C2 के C3। ठीक है, वहीं जब आप के मैट्रिक्स से बाहर भी लोगे तो पूरा का पूरा के आएगा बाहर। लेकिन अगर मान लो आपने जब इसका डिटर्मिनेंट ले लिया तो ये ऐसे बन जाएगा, डिटर्मिनेंट के A1 के A2 के A3 के B1 के B2 के B3 के C1 के C2 के C3। अब होगा क्या, यहां से के कॉमन आएगा, यहां से के कॉमन आएगा, यहां से के कॉमन आएगा, तो के क्यूब बन जाएगा। देन यहां पर बच जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। दैट्स वाई यहां पर क्या आ रहा है, के का पावर 3 आ रहा है। उस लॉजिक को समझना है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे अपना अपना। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला देखें, अ पेयर ऑफ वैल्यू अल्फा एंड बीटा फॉर विच दिस मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। यानी अपने बताना है कि ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जिनके लिए ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी, यानी कि इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो पेयर ऑफ वैल्यू क्या हो सकती है जिसके लिए क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा। ठीक है, तो इन्वर्टेबल होने के लिए दोस्तों क्या है, इन्वर्टेबल कोई मैट्रिक्स होती है वो कब होती है, जब उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर हो गया तो वो इन्वर्टेबल नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने सिंपली इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है और आपने वो वैल्यूज यहाँ पर पुटअप करनी है जिसके लिए ये जीरो ना हो। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे डायरेक्टली ये वैल्यूज भी रख के देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पर देखिए वन रखता हूँ, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर वन रखता हूँ। ठीक है, तो ये वन या फोर रखता हूँ। देखिए जैसे आप इसको ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर मैं इसको वन या फोर रखता हूँ तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा, आपको डिटरमिनेंट निकालना है। देखिए अल्फा की वैल्यू वन, यहाँ पर हो गया वन टू और टू, एंड यहाँ पर हो गया फोर एंड थ्री एंड सिक्स। सो आपको पता है कि यहाँ पर भी वन है, तो यहाँ पर से आप क्या करिए, ऑपरेशन लगा दीजिए, आर थ्री माइनस आर वन, दिस विल बिकम जीरो। थ्री में से वन गया टू, सिक्स में से टू गया फोर, सो यू कैन क्लियरली सी दैट कि दिस विल बिकम जीरो। तो यानी कि दिस ऑप्शन कैन नॉट बी, ठीक है, कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता है। इसके बाद फिर ऐसी वन एंड फाइव में भी देख लेते हैं, जैसे वन है, जीरो है, तो वन है तो वन टू थ्री, यहाँ पर टू, और यहाँ पर कितना आ गया, फाइव आ गया, सिक्स आ गया। ठीक है, सो अगेन यहाँ पर ऑपरेशन लगाएं तो ये जाएगा जीरो टू फाइव, वन में से वन गया जीरो, थ्री में से वन गया टू, और सिक्स में से टू गया, यहाँ पर फोर आ जाएगा। ठीक है, सो अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो चार दूनी आठ माइनस पांच दूनी दस, यानी कि दोस्तों कितना देता है, माइनस दो आ जाता है, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। हेंस ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, एक बड़ा आसान तरीका रहता है लॉजिकली, कि जिसमें आप क्या कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि क्या वैल्यू आपकी रही होगी। तो आप पहले आसान से शुरू करें, जैसे कि अल्फा वन और बीटा फाइव रखना आसान है, रादर देन कि आप पहले वन बाई थ्री और फोर पे जाएं, तो वो थोड़ा सा टिपिकल बैठेगा, है ना। और बाकी इसका एक तरीका और है कि आप क्या करें, यहाँ पर से इसको सॉल्व कर लें, एक इक्वेशन बन जाएगी। देन उसके बाद आप अल्फा और बीटा की वैल्यू एक एक करके रख सकते हैं, जिससे कि वो नॉन जीरो आए। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे मान लेते हैं मैं इसको पहले कॉलम के रिस्पेक्ट में खोल लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू छः दूनी बारह माइनस थ्री बीटा, ओके, प्लस वन इंटू इसके रिस्पेक्ट में खोलेंगे तो हो जाएगा बीटा माइनस चार। ठीक है, अब आपने अल्फा और बीटा की वो वैल्यू रखनी है जिसके लिए क्या आए, नॉन जीरो आए। तो आप इसमें इसमें रख दीजिए वैल्यू,
देन उसके बाद आप देख लीजिए कि किस में आएगा नॉन जीरो। तो फिर भी जो मैं आपको पहले वाली जो मेथड बताई वो ज़्यादा आसान है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, ए मैट्रिक्स है, बी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और आपका क्या है कि के की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ए इनवर्स है उसकी वैल्यू आपको क्या रखी है, किसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। ठीक है, तो देखिए अब इस तरह का जो क्वेश्चन है, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपको सिंपली ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो ए और बी हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि अगर आप देखिए जैसे इन ऑप्शन को देखें तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कनेक्शन ये है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करने पे देखिए ए इनवर्स बराबर के बी है, यानी कि जब ए का इनवर्स करेंगे तो आपका क्या आएगा कि बी का कोई मल्टीपल आएगा के का या ए का बी से। ठीक, तो इससे एक चीज तो हिंट मिल जाती है कि आप जब ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ आपका इनवर्स की फॉर्म में आएगी, कुछ ना कुछ इनवर्स की फॉर्म आएगी। तो यहां से आप इसका क्या कर सकते हैं दोस्तों, आइडिया लगा सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ए इनवर्स बी इनवर्स इस तरह से दिख रहा है तो आप एक काम करें ए बी निकाल के चेक करो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी। ए इंटू बी करके निकाल के देखो तो आपको क्या होगा कि वहां से काफी हद तक आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये हो गया 17 17 माइनस 6 जो जाएगा 0 माइनस के। बस आप क्या करें ए बी को मल्टीप्लाई करके देखो भैया क्या आता है, पता लग जाएगा भैया, आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा भैया के -2 के -10, ये हो जाएगा माइनस के 4, ये हो जाएगा -के 3। क्योंकि यहाँ पर साफ दिख रहा है ना, ए इनवर्स को इधर लाएंगे तो ए बी हर ऑप्शन से पता लग रहा है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करना चाहिए तब जाके कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप एक काम करें, देखिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से हो जाएगा भैया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा के -4 के और +2 के। ठीक है, तो के -4 के +2 के। ठीक है, ओके, ऐसे ही यहाँ पर से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 के +4 के -2 के, देखो मतलब जीरो आना चाहिए। फिर ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस में 10 +16 -6। ठीक है, ऐसे ही अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो के +7 के +6 के। ठीक है, के -7 के। ठीक है, इस तरह से। और ऐसे ही आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जीरो आ जाएगा, क्लियर है। ठीक, अगर आप देखें तो यहाँ पर भी जीरो आएगा। ऐसे ही यहाँ पर आपका क्या आने वाला है, यहाँ पर जीरो नहीं, यहाँ पर आपका 1 आएगा। ठीक है, जो भी आएगा आपका मतलब यहाँ पर आपका आ जाएगा 1, या जीरो उल्टा लिख दिया मैंने, जगह 2 के -2 के +7 के -6 के। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर आएगा 0 0, यहाँ पर भी आ जाएगा -के, मतलब ये आपका पैटर्न क्लियर हो रहा है। सो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, ये दिस इज -के, दिस इज 0, यहाँ पर 0 हो गया, 0 हो गया, -के हो गया, 0 हो गया, 0 0 -के। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो a इंटू बी है वो आपका -के इंटू आई के बराबर है। -के कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। देन उसके बाद आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर ए बी बराबर इतना है, बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई मतलब कि पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सो फाइनली बाय द एसोसिएटिव लॉ बी इंटू बी इनवर्स क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। नाउ दिस विल बिकम के बी का इनवर्स, हेंस ए बराबर हो जाएगा -के बी इनवर्स, दैट्स इट। सो हेंस दिस इज द राइट आंसर।
यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट। ठीक, तो आपको इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं थी, आपको सिंपली ये करना था। आप बस क्या करते कि यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखते, तो इससे आपको हिंट मिल जाती कि भैया क्या आ रहा है, माइनस के आ रहा है। तो आपको पहले पता लग जाएगा माइनस के आ रहा है, फिर एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो, जीरो आ जाएगा। बस यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि भाई माइनस के आ रहा है, और ए और बी को मल्टीप्लाई करके माइनस के इंटू आई आने वाला है, आपको प्रिडिक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मतलब बी इधर चला जाएगा। हेंस यहाँ से आपका जो ए बी है, मतलब जो ए है वो क्या होगा कि माइनस के इंटू बी इनवर्स के बराबर हो जाएगा। दैट्स इट। इस तरह से आप इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट निकालनी है। अगेन वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट कैन बी इजीली सॉल्व आउट, क्योंकि बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा वाली फॉर्म है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा वाली फॉर्म है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आप क्या करिए, ये वाला जो दोस्तों आपका रो है, इसमें आप क्या करिए, आप ऐड कर दीजिए R2 और R4 को। ठीक है, 1 1 1 1 हो जाएगा। यहाँ पर अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसमें जब आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ये ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी वही आएगा, यहाँ पर भी वही आएगा, यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा अल्फा बीटा गामा। आपने क्या करना है, यहाँ पर से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा को कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर बच जाएगा 1 1 1 1, यहाँ पर बचेगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यहाँ पर बचेगा 1 1 1 1। तो ये क्या, डेल्टा अल्फा बीटा गामा। आप देख सकते हैं कि दो आपकी रो सेम है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अपने आप ही क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, सो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो ऐसे ऐसे देखिए आपके जो प्रश्न है वो आपके पूर्व परीक्षा में पूछे गए हैं, और आप इसको बड़ी आसानी से दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो हम आज के लिए इतना ही करते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी जारी रहेगा। अभी हम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के आपको और भी क्वेश्चंस करवाएंगे। ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहे हैं, जो कि आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसमें हमने यूकेपीएससी में जो लेक्चरर में आए हुए प्रश्न हैं, जो कि आपके 2018 वाले हैं, 2020 वाले हैं, वो सभी रखे हैं। इवन जो एलटी में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी रखा है। तो ये सभी आपके पीवाईक्यूज हैं, पहले इनको आप देख लीजिए, फिर हम थोड़ा सा जो लेवल हाई वाले क्वेश्चन है वो फिर आपको करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।